Hello everyone, this is me Dr. Sadaf Amreen and this is the lecture series of immune system or we can say that immunology. So let's start our topic immune system. ठीक है. तो what is immune? Immune जो वर्ड है जो इम्यून सिस्टम के अंदर जो इम्यून लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, ये जो वर्ड इम्यून है ये ड्राइव किया गया है फ्रॉम अ लैटिन वर्ड जो क्या था, इम्यूनिस. इम्यूनिस इज द लैटिन वर्ड. तो उसी इम्यूनिस लफ्ज से बना है इम्यून. इसका मतलब क्या है? विच मीन्स एग्जेम्प्ट और प्रोटेक्ट फ्रॉम अ लायबिलिटी. तो ये बेसिकली जो इम्यून वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड है. लैटिन वर्ड क्या था? इम्यूनिस. ये ड्राइव किया गया है इम्यूनिस से. इम्यून इसका मतलब क्या था? एक्सेप्ट करना या फिर प्रोटेक्ट करना फ्रॉम अ लायबिलिटी. मेडिकल साइंस में ये जो टर्म्स है, टू बीइंग प्रोटेक्ट फ्रॉम अ इन्फेक्शियस पैथोजन. मेडिकल साइंस में इम्यून लफ्ज जो है इस्तेमाल किया जाता है प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम किसी भी इन्फेक्शियस पैथोजन से. कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो आप इम्यून सिस्टम के अंदर आप बार बार जिनसे आपका राब्ता होगा, जैसे कि इम्यूनिटी है, इम्यून सिस्टम है, तो इनको मैं आपको इंट्रोड्यूस कर देती हूँ ताकि आगे आपको फर्दर वीडियोस में परेशानी ना हो कोई भी टॉपिक डिस्कस, ताकि इन फर्दर वीडियोस में आपके जब ये लफ्ज़ आपके सामने आए तो आपको फ़ौरन फटाक से समझ आ जाए कि यहाँ किस बारे में बात हो रही है. तो सबसे पहले एक टर्म आता है इम्यूनिटी. इम्यूनिटी क्या होता है? इट कैन बी डिफाइन एज अ रेजिस्टेंस टू डिजीज. इसको हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ये एक रेजिस्टेंस है किसी भी डिजीज के लिए, स्पेसिफिकली टू इन्फेक्शियस डिजीज. ठीक है, ये क्या है? एक रेजिस्टेंस है डिजीज के लिए. रेजिस्टेंस मीन्स रोकना. ठीक है, किसी भी डिजीज के अगेंस्ट काम करना रेजिस्टेंस बोला जाता है उसको. नॉर्मली जैसे रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? अगेंस्ट. इट कैन बी डिफाइन इट कैन बी डिफाइन एज अ रेजिस्टेंस टू डिजीज, स्पेसिफिकली किसके लिए? इन्फेक्शियस डिजीज में जो रेजिस्टेंस वर्क करता है उसे बोला जाता है इम्यूनिटी. नेक्स्ट चीज आती है इम्यून सिस्टम. इम्यून सिस्टम क्या होता है? इट इज अ सिस्टम. इट इज composed of collection of cells, tissues, molecule that mediate resistance to infection. मीन्स सबसे पहले हमने बात की इम्यूनिटी की. ये एक रेजिस्टेंस है डिजीज के लिए, स्पेशली किसके लिए? इन्फेक्शियस डिजीज के लिए. फिर आया इम्यून सिस्टम. इम्यून सिस्टम ये एक सिस्टम है जो बना हुआ है किससे? कलेक्शन ऑफ सेल्स से, टिश्यूज से, मॉलिक्यूल से, जो क्या करते हैं? मीडिएट करते हैं रेजिस्टेंस को टू इन्फेक्शंस के लिए, जो जो करवाते हैं, रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराते हैं किसके जरिए? थ्रू द इम्यून सिस्टम के लिए. नेक्स्ट चीज जो आती है, एक आता है इम्यून रेस्पॉन्स. इम्यून रेस्पॉन्स से आप क्या समझते हैं? इम्यून रेस्पॉन्स द कोऑर्डिनेटेड रिएक्शन ऑफ द सेल एंड मॉलिक्यूल ऑफ इम्यून सिस्टम टू इन्फेक्शियस माइक्रोब्स कंप्राइजेज एन इम्यून रेस्पॉन्स. इम्यून रेस्पॉन्स का मतलब है जो कोऑर्डिनेटेड रिएक्शन होते हैं, एक के बाद एक जो रिएक्शन होते हैं सेल्स के और मॉलिक्यूल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम, यानी जो इम्यून सिस्टम के अंदर जो सेल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, उनके जो कोऑर्डिनेटेड रिएक्शन होते हैं किसी भी इन्फेक्शियस माइक्रोब्स के अगेंस्ट, जो कंप्राइज करता है एक इम्यून रेस्पॉन्स, उसे बोला जाता है, कंप्लीटली इस प्रोसेस को बोला जाता है ये एक इम्यून रेस्पॉन्स है. यानी किसी बंदे के अंदर इम्यूनिटी है तो इम्यूनिटी बनी है इम्यून सिस्टम से. अगर उसके अंदर कोई इन्फेक्शन होता है, फॉर एग्जाम्पल कोई इन्फेक्शियस डिजीज आती है, तो उसके अंदर क्या होता है? इम्यून रेस्पॉन्स जागता है. ठीक है, इम्यून रेस्पॉन्स क्या है? ये कोऑर्डिनेटेड रिएक्शंस है सेल्स के, मॉलिक्यूल्स के, ऑफ इम्यून सिस्टम के टू इन्फेक्शियस माइक्रोब्स कंप्राइज एन इन्फेक्ट इम्यून रेस्पॉन्स. एक चीज होती है इम्यूनोलॉजी. इम्यूनोलॉजी से क्या मतलब है? लॉजी जब किसी लफ्ज में आ जाता है उसका मतलब होता है स्टडी. इट इज द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम. इम्यूनोलॉजी क्या है? ये स्टडी है इम्यून सिस्टम की, including its response to microbes and damaged tissue and its role in disease. ये बोल रहे हैं इम्यूनोलॉजी एक स्टडी है इम्यून सिस्टम की, साथ ही साथ इंक्लूडिंग इसका रेस्पॉन्स माइक्रोब से कैसा होता है, ठीक है, डैमेज टिश्यूज से, और उसका रोल क्या होता है डिजीज में, उसके बारे में जो स्टडी की जाती है उसे बोला जाता है इम्यूनोलॉजी. इसके अलावा कुछ और बेसिक टर्म्स हैं जो रिलेटेड है इम्यूनोलॉजी से, वो आपको समझनी चाहिए. जैसे कि एंटीजन. एंटीजन इज रिप्रेजेंटेड बाय द एजी. ये मॉलिक्यूल्स होते हैं जो रिएक्ट करते हैं विद द एंटीबॉडीज, अ सब्सटेंस जो स्टिमुलेट करता है एंटीबॉडी के प्रोडक्शन को, और व्हेन इंट्रोड्यूस किया जाए इनटू द टिश्यू. कब स्टिमुलेट करेगा एंटीबॉडी प्रोडक्शन? जब इसे हम एंटीबॉडी को
प्रोडक्शन को स्टिमुलेट किया जाएगा जब हम इसे टिश्यू में इंट्रोड्यूस करते हैं। यूजुअली कैसे होते हैं, प्रोटीन इन नेचर होते हैं। इम्यूनोजेंस क्या होते हैं, ये मॉलिक्यूल्स होते हैं जो इंड्यूस करते हैं इम्यून रेस्पॉन्स को। ये क्या कर रहा था, जो रिएक्ट कर रहा था एंटीबॉडीज से। ये क्या कर रहे हैं, इम्यूनोजन इम्यून रेस्पॉन्स करा रहे हैं। ज़्यादातर केसेस के अंदर एंटीजन और इम्यूनोजेंस होते हैं एंड द टू टर्म्स आर यूज इंटरचेंजेबली एज इट इज। ये जो टू टर्म्स होते हैं इंटरचेंजेबली इस्तेमाल किए जाते हैं, जबकि एक्सेप्शन किसके लिए, हेप्टन। हेप्टन एक अलग चीज़ है, ठीक है। अब हेप्टन्स क्या होते हैं, हेप्टेंस जो होते हैं ये नॉन प्रोटीन सब्सटेंस होते हैं। सबसे पहली बात, ये जो होते हैं हमारे प्रोटीन सब्सटेंस थे, जबकि हेप्टन क्या है, ये हमारा नॉन प्रोटीन सब्सटेंस है, जिसके अंदर कोई भी इम्यूनोजेनिक प्रॉपर्टी नहीं होती बाय इटसेल्फ। By itself, on combining with a protein, it can form a new antigen capable of forming antibodies. नेक्स्ट चीज आती है एंटीबॉडी। क्या होती है, एंटीबॉडी आर डिनोटेड बाय द AB। ये क्या होता है, एक प्रोटीन सब्सटेंस होता है जो प्रोड्यूस होता है एज अ रिजल्ट ऑफ। पहली बात, ये क्या है, एक प्रोटीन सब्सटेंस है जो कि प्रोड्यूस हो रहा है किस वजह से, एंटीजन स्टिमुलेशन की रिजल्ट में। सर्कुलेटिंग एंटीबॉडी होती है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, 5 टाइप के होते हैं, IgG, IgA, IgM, IgE एंड IgD। नेक्स्ट देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इम्यून सिस्टम। दो तरीके के इम्यून सिस्टम के स्ट्रक्चर ऑफ इम्यून सिस्टम दो तरीके का होते हैं। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन होते हैं, एक सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन होते हैं। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, थाइमस एंड द बोन मैरो। जो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन है वो हमारे लिम्फ नोड है, स्प्लीन है, म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू है जिसे हम MALT भी बोलते हैं, इन द रेस्पिरेटरी और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जो प्रेजेंट होते हैं। अब ये नेक्स्ट चीज आती है इम्यून सिस्टम जो होता है उसका क्लासिफिकेशन क्या है, यानी इम्यूनिटी जो होती है कितने टाइप की होती है। तो इम्यूनिटी हमारी बॉडी के अंदर दो तरीके की होती है, एक इन्नेट इम्यूनिटी होती है, एक होती है एडेप्टिव इम्यूनिटी। दोनों इम्यूनिटी के फर्दर डिवाइडेड है। इम्यूनिटी भी दो टाइप की होती है, एक ह्यूमरल इम्यूनिटी होती है, दूसरी होती है सेल मीडिएटेड, और हम जिसे बोल सकते हैं सेलुलर इम्यूनिटी। एडेप्टिव इम्यूनिटी की भी यही दो कंपोनेंट होते हैं, ह्यूमरल इम्यूनिटी और दूसरी सेल मीडिएटेड और सेलुलर इम्यूनिटी, यानी दो इम्यूनिटी हैं, एक इन्नेट इम्यूनिटी होती है, ठीक है, और दूसरी होती है हमारी एडेप्टिव इम्यूनिटी। फर्दर इन्नेट इम्यूनिटी भी टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, ह्यूमरल इम्यूनिटी होती है और सेकेंड इज सेल मीडिएटेड जिसे हम सेलुलर इम्यूनिटी भी बोलते हैं। एडेप्टिव इम्यूनिटी भी फर्दर टू पार्ट में डिवाइडेड है, ह्यूमरल और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। इसको फर्दर हम डिस्कस करते हैं, एक एक को लेते हैं। सो इम्यूनिटी क्या है, ये टर्म इम्यूनिटी जो है इट इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंट एग्जिबिटेड बाय द होस्ट अगेंस्ट एनी फॉरेन एंटीजन इंक्लूडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो इम्यूनिटी क्या है, इम्यूनिटी एक तरीके का रेजिस्टेंस है जो एग्जिबिट करता है कौन, होस्ट, किसके अगेंस्ट, अगेंस्ट द फॉरेन एंटीजन इंक्लूडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इट इम्यूनिटी में बी इन्नेट और एक्वायर्ड। एक्वायर्ड को हम एडेप्टिव इम्यूनिटी भी बोलते हैं। जैसे मैंने बताया था कि अभी आपको इम्यूनिटी क्लासिफाइड है दो पार्ट्स के अंदर, इन्नेट इम्यूनिटी और एडेप्टिव इम्यूनिटी। एडेप्टिव इम्यूनिटी को एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी बोला जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी क्या है, इट इज द रेजिस्टेंस विच इंडिविजुअल पजेज बाय बर्थ। इन्नेट इम्यूनिटी ये एक रेजिस्टेंस है जो इंडिविजुअल के अंदर होता है बाय बर्थ, यानी जो पैदाइशी तौर पे जो इम्यूनिटी होती है पेशेंट के अंदर, किसी भी इंडिविजुअल के अंदर, वो कहलाती है इन्नेट इम्यूनिटी, ठीक है। इट इज बाय वर्च्यू ऑफ इज जेनेटिक एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल मेकअप। ये किस वजह से होती है, जेनेटिक और कॉन्स्टिट्यूशनल मेकअप की वजह से। इन्नेट इम्यूनिटी जो होती है फर्दर क्लासिफाइड है स्पीशीज, रेशियल एंड इंडिविजुअल। यहाँ मैंने सिर्फ नाम बता दिए, आगे मैं इसको डिटेल में बताऊंगी। नेक्स्ट इम्यूनिटी जो है हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जिसे हम एडेप्टिव इम्यूनिटी भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज द एडेप्टिव इम्यूनिटी और द स्पेसिफिक इम्यूनिटी। अब ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी और वी कैन से दैट एडेप्टिव इम्यूनिटी क्या है, ये एक रेजिस्टेंस है जो एक्वायर्ड होता है बाय द इंडिविजुअल ड्यूरिंग लाइफ टाइम। यानी ये जो रेजिस्टेंस है ये इसको पैदाइशी नहीं होता, बाय बर्थ नहीं होता, ये इसको जिंदगी में ड्यूरिंग लाइफ एक्वायर्ड होता है आफ्टर एन इन्फेक्शन। और वी कैन से दैट ये बर्थ की दौरान प्रेजेंट नहीं होता, ये बाद में जिंदगी में ड्यूरिंग लाइफ डेवलप करता है, तो इसे बोलते हैं एडेप्टिव इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब हम बात करेंगे कि मेन कंपोनेंट्स क्या हैं इन्नेट इम्यूनिटी के और एक्वायर्ड इम्यूनिटी के।
मेन कंपोनेंट्स जो होते हैं इन्नेट इम्यूनिटी के और एडेप्टिव इम्यूनिटी के, जैसे कि आपको पता है कि इन्नेट इम्यूनिटी भी फर्दर टू पार्ट में डिवाइडेड है, ह्यूमरल और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो इन्नेट इम्यूनिटी के जो ह्यूमरल कंपोनेंट होते हैं कॉम्प्लीमेंट एंड द न्यूट्रोफिल्स। एंड द इन्नेट इम्यूनिटी के जो सेल मीडिएटेड कंपोनेंट्स हैं वो है मैक्रोफेजेस एंड द डेंड्राइटिक सेल्स। जबकि जो एडेप्टिव इम्यूनिटी है उसके ह्यूमरल कंपोनेंट है बी लिम्फोसाइट एंड द एंटीबॉडीज विच आर मेड बाय द प्लाज्मा सेल्स। जबकि जो सेल मीडिएटेड एडेप्टिव इम्यूनिटी के कंपोनेंट है वो हेल्पर टी सेल्स हैं एंड द साइटोटॉक्सिक टी सेल्स हैं। सो जो कंपोनेंट हुए वो कौन कौन से हुए, इन्नेट इम्यूनिटी के हुए कॉम्प्लीमेंट और न्यूट्रोफिल्स एंड द मैक्रोफेजेस एंड डेंड्राइटिक सेल। एंड एडेप्टिव इम्यूनिटी के हुए बी लिम्फोसाइट्स एंड द एंटीबॉडीज एंड द हेल्पर टी सेल एंड द साइटोटॉक्सिक सी सेल्स। नेक्स्ट चीज जो आती है इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं इन्नेट और अडेप्टिव इम्यूनिटी के। यहाँ डिफरेंशिएट किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ इंपॉर्टेंट फीचर्स इन्नेट इम्यूनिटी को और अडेप्टिव इम्यूनिटी को। बात करें अगर स्पेसिफिसिटी की तो इन्नेट इम्यूनिटी जो होती है स्पेसिफिक नहीं होती है, जबकि अडेप्टिव इम्यूनिटी जो होती है बहुत ज़्यादा हाईली स्पेसिफिक होती है। नेक्स्ट, टाइम रिक्वायर्ड फॉर इफेक्ट, यानी अगर कोई एक्सपोजर होता है तो कितना टाइम लगता है इम्यूनिटी को डेवलप होने में। इनेट इम्यूनिटी जो होती है एक्सपोजर के विद इन मिनट्स डेवलप हो जाती है, तबकि जो एडेप्टिव इम्यूनिटी है इसको सेवरल डेज लगते हैं डेवलप होने के लिए। ठीक है, और बात करें अगर इम्प्रूव आफ्टर एक्सपोजर की तो जो इनेट इम्यूनिटी होती है इम्प्रूव नहीं करती आफ्टर एक्सपोजर, जबकि जो एडेप्टिव इम्यूनिटी होती है ये इम्प्रूव कर जाती है आफ्टर एक्सपोजर। बात करें अगर मेमोरी की तो इनेट इम्यूनिटी की कोई मेमोरी नहीं होती, जबकि एडेप्टिव इम्यूनिटी की मेमोरी होती है। मीन्स अगर यही इन्फेक्शन दोबारा से होता है तो वो उसकी मेमोरी में प्रेजेंट होता है, पहले से एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं तो वो रिएक्ट करती हैं, बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं। ओके, तीन हमने बात की चार स्पेसिफिक फीचर्स की, इंपॉर्टेंट फीचर्स की ऑफ इनेट इम्यूनिटी के एंड एडेप्टिव इम्यूनिटी के। स्पेसिफिसिटी, एडेप्टिव इम्यूनिटी इज द हाईली स्पेसिफिक, टाइम रिक्वायर्ड for effect after exposure, innate immunity develop within minutes, improve after exposure, adaptive immunity, memory is present in adaptive immunity. नाउ सी मैक्रोफेजेस एंड अदर एंटीजन जो होते हैं प्रेजेंटिंग सेल पार्टिसिपेट करते हैं बोथ इनेट इम्यूनिटी के अंदर और एडेप्टिव आर्म ऑफ द इम्यून सिस्टम। सबसे पहले इसके अंदर फैगोसाइटोसिस होती है ऑफ माइक्रोब्स बाय मैक्रोफेजेस और डेंड्राइटिक सेल के थ्रू। इसके रिजल्ट में क्या हो सकता है, देयर में बी डिस्ट्रक्शन ऑफ द माइक्रोब्स और सिक्रीशन ऑफ साइटोकाइंस, and this function is fall into the category of innate immunity, and there may be antigen presentation to CD4 positive helper T cell, and this is come in the category of adaptive immunity. अब हम बात करते हैं व्हाट आर द फंक्शंस एंड द इंटरेक्शन ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ द ह्यूमरल एंड द सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। लेफ्ट साइड के अंदर मेजर कंपोनेंट दे रखे हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी के। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जो ह्यूमरल इम्यूनिटी है वो डिफेंस का काम करती है अगेंस्ट द पायोजेनिक एंड द इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया के अगेंस्ट। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ बी सेल्स हैं। बी सेल्स जो होते हैं with the help of interleukin 4 and interleukin 5 which is given by the helper T cells are converted into the plasma cells. अब ये जो प्लाज्मा सेल्स हैं वो प्रोड्यूस कर रहे हैं एंटीबॉडीज, और ये एंटीबॉडीज क्या कर रही हैं, न्यूट्रलाइज कर रही हैं टॉक्सिन्स को और वायरसेस की। ठीक है, इसके अलावा जो कंपोनेंट्स होते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी के वो होते हैं कॉम्प्लीमेंट्स, न्यूट्रोफिल्स, जो मिलके क्या काम करते हैं, किल करते हैं बैक्टीरिया को। राइट साइड में इन्होंने दे रखे हैं मेजर कंपोनेंट ऑफ द सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो टी सेल्स की जो मेजर कंपोनेंट हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के वो होते हैं हेल्पर टी सेल, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, और साइटोटॉक्सिक टी सेल, दैट इज हेल्पर टी सेल्स आर CD4 पॉजिटिव एंड द साइटोटॉक्सिक टी सेल्स आर CD8 पॉजिटिव। हेल्पर टी सेल्स जो होते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरल्यूकिन 2 क्या करते हैं, एक्टिवेट हो जा करते हैं हेल्पर टी सेल्स को एंड द मैक्रोफेजेस। अब ये हेल्पर टी सेल और मैक्रोफेजेस क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं इंटरसेलुलर बैक्टीरिया को। ऑन द अदर साइड साइटोटॉक्सिक टी सेल जो हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरल्यूकिन 2 ये एक्टिवेट करते हैं साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को, जो क्या करते हैं
किल करते हैं वायरसेस को और इन्फेक्टेड सेल्स को। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी को जैसे आप जानते हैं कि इसके अलावा क्या बोलते हैं, इसको एडेप्टिव इम्यूनिटी भी बोला जाता है और स्पेसिफिक इम्यूनिटी। तो ये क्या है, इट इज रिफर टू द मैकेनिज्म दैट आर स्टिमुलेटेड बाय माइक्रोब्स एंड दैट आर कैपेबल ऑफ रिकॉग्नाइजिंग माइक्रोब्स एंड द नॉन माइक्रोबियल सब्सटेंस। ये एक तरीके का मैकेनिज्म है जो कि स्टिमुलेट होता है माइक्रोब्स के जरिए और ये कैपेबल होता है रिकॉग्नाइज करने के लिए माइक्रोब्स को और नॉन माइक्रोबियल सब्सटेंस को। इट इज द रेजिस्टेंस एक्वायर्ड बाय एन इंडिविजुअल ड्यूरिंग लाइफ टाइम, जैसे मैं आपको भी पहले बता चुकी हूँ। द लिम्फोसाइट्स जो होते हैं एडॉप्टिव इम्यूनिटी के, वो यूज करते हैं हाईली डाइवर्स रिसेप्टर टू रिकॉग्नाइज अ वास्ट एरे ऑफ द फॉरेन सब्सटेंस। ये जो होती है एडेप्टिव इम्यूनिटी और वी कैन से दैट एक्वायर्ड इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा हाईली स्पेसिफिक होती है। इट रिक्वायर्स सेवरल डेज बिफोर बिकमिंग इफेक्टिव and it improves after exposure. It has a memory. It is further divided into two parts, that is active immunity and the passive immunity. So what is active immunity? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जिसको हम एडेप्टिव इम्यूनिटी भी बोला जाता है, ये होती है हमारी दो टाइप की, एक्टिव इम्यूनिटी एंड द पैसिव इम्यूनिटी। सो अब हम बात करते हैं एक्टिव इम्यूनिटी की। तो एक्टिव इम्यूनिटी भी फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट इज सेलुलर इम्यूनिटी एंड द ह्यूमरल इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी क्या है, इट इज द रेजिस्टेंस डेवलप बाय एन इंडिविजुअल एज अ रिजल्ट ऑफ कॉन्टैक्ट विद एन एंटीजन। यानी एक रेजिस्टेंस हो जो डेवलप होता है किसी भी इंडिविजुअल के अंदर जब वो किसी भी कांटेक्ट में आता है किसी भी एंटीजन के। कांटेक्ट मींस कांटेक्ट क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, चाहे वो क्लिनिकल हो चाहे सब क्लिनिकल हो। इम्यूनाइजेशन हो सकता है, इम्यूनाइजेशन कैसा हो सकता है, लाइव हो सकता है, किल्ड हो सकता है, एंटीजन हो सकता है, ठीक है, या फिर एक्सपोजर हो रहा है माइक्रोबियल प्रोडक्ट से, तो इसे हम बोलेंगे कॉन्टेक्ट। और एंटीजन क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इससे क्या होगा, इट लीड टू स्टिमुलेट द इम्यून एपरेटस। इसकी वजह से क्या होगा, इम्यून एपरेटस हमारा स्टिमुलेट होगा, किस लिए, टू फॉर्म एंटीबॉडीज एंड और द प्रोडक्शन ऑफ इम्यूनोलॉजिकली एक्टिव सेल। यानी इसकी वजह से क्या होता है, स्टिमुलेशन होता है इम्यून एपरेटस का, जिसकी वजह से एंटीबॉडीज बनती हैं और प्रोडक्शन होता है इम्यूनोलॉजिकली एक्टिव सेल्स का, ठीक है। एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप आफ्टर अ लेटेंट पीरियड। एक्टिव इम्यूनिटी जो होती है डेवलप होती है कितनी, आफ्टर अ लेटेंट पीरियड के बाद, विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द इम्यून सिस्टम टू एक्ट, बट वंस डेवलप द एक्टिव इम्यूनिटी इज लॉन्ग लास्टिंग। यानी ये फौरन के फौरन ही नहीं डेवलप हो जाती, कुछ टाइम बाद डेवलप होती है, लेकिन जब ये एक बार डेवलप हो जाती है उसके बाद ये लॉन्ग लास्टिंग होती है। होस्ट जो होते हैं एक्टिवली प्रोड्यूस करते हैं एन इम्यून रेस्पॉन्स। उसके बाद हम बात करते हैं एक्टिव इम्यूनिटी, मैंने बताया कि दो टाइप की होती है, सेलुलर इम्यूनिटी एंड द ह्यूमरल इम्यूनिटी। तो देखते हैं कि सेलुलर इम्यूनिटी क्या होती है। तो एक्टिव हमारी जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, क्योंकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी फर्दर डिवाइडेड थी टू पार्ट्स में, एक्टिव एंड पैसिव। तो यहाँ लिखा है मैंने टाइप्स ऑफ एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो ये दो तरीके की होती है, ह्यूमरल एंड द सेलुलर। ह्यूमरल इम्यूनिटी जो होती है मीडिएट होती है बाय द सॉल्युबल प्रोटीन, जिन्हें बोला जाता है एंटीबॉडीज, जो प्रोड्यूस करते हैं कौन, बी लिम्फोसाइट। या आपने याद रखना है ह्यूमरल इम्यूनिटी जो होती है ये मीडिएट होती है बाय द सॉल्युबल प्रोटीन से, जिन्हें बोला जाता है एंटीबॉडीज, जो प्रोड्यूस होती है बाय द बी लिम्फोसाइट से, ठीक है। प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट द एक्स्ट्रा सेलुलर माइक्रोब्स एंड देयर टॉक्सिन्स। सो सेकंड सेलुलर इम्यूनिटी क्या होती है, सेलुलर इम्यूनिटी जो होती है मीडिएट होती है बाय द टी लिम्फोसाइट, जबकि ह्यूमरल इम्यूनिटी हो रही है बी लिम्फोसाइट से। ये आपने याद रखना है, सी टी करके भी याद रख सकते हैं, सेलुलर टी लिम्फोसाइट से हो रही है, ठीक है। ये रेस्पॉन्सिबल है फॉर द डिफेंस अगेंस्ट द इंटरसेलुलर माइक्रोब्स के अगेंस्ट के खिलाफ ये रिस्पॉन्सिबल होती है, डिफेंस प्रोवाइड करती है अगेंस्ट द इंटरसेलुलर माइक्रोब्स। एक होता है इसमें फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, ये नेचुरल इम्यूनिटी और द आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। तो नेचुरल इम्यूनिटी तो द क्लिनिकल एंड और सब क्लिनिकल इन्फेक्शन से जो डेवलप होती है इम्यूनिटी वो नेचुरल होती है। आर्टिफिशियल जो होती है इंड्यूस की जाती है बाय द वैक्सीनेशन एंड द वैक्सीन आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द लाइव attenuated or the killed microorganism and or their antigen or toxide. सो सिंपली हमने बताया कि सेलुलर इम्यूनिटी मीडिएट होती है बाय द टी लिम्फोसाइट एंड ये रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द डिफेंस अगेंस्ट इंटरसेलुलर माइक्रोब्स। अब सेलुलर इम्यूनिटी दो टाइप की है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। हम कब इसे नेचुरल बोलेंगे, जब ये किसी क्लिनिकल या सब क्लिनिकल इन्फेक्शन के रिजल्ट में डेवलप होती है,
आर्टिफिशियल जब बोलते हैं जब ये इंड्यूस की जाती है बाय द वैक्सीनेशन, और जो वैक्सीन जो होती है लाइव हो सकती है, एटेन्यूएटेड हो सकती है, किल्ड हो सकती है, और अंदर एंटीजन हो सकती है, और टॉक्साइड वैक्सीन भी हो सकती है। तो फिर हम देखते हैं पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है। एक चीज रह गई आपको बताने से, एक्टिव इम्यूनिटी का एडवांटेज क्या है। एक्टिव इम्यूनिटी का एडवांटेज ये है कि प्रोवाइड करती है लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस, और डिसएडवांटेज ये है कि क्योंकि स्लो ऑन ऑनसेट होती है, एकदम से अगर हमें फॉरेन इम्यूनिटी चाहिए तो ये फॉरेन नहीं मिलेगी, थोड़ा लेटेंट पीरियड के बाद डेवलप होती है, मगर एक बार डेवलप होने के बाद लंबे समय तक रहती है। ये इसका डिसएडवांटेज हुआ, ये स्लो ऑन ऑनसेट है, लेकिन एडवांटेज ये है ये प्रोवाइड करती है लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस। पैसिव इम्यूनिटी क्या है? पैसिव इम्यूनिटी इट इज द रेजिस्टेंस बेस्ड ऑन द एंटीबॉडीज दैट आर प्री फॉर्म्ड अनदर होस्ट। पैसिव इम्यूनिटी इट इज द रेजिस्टेंस बेस्ड ऑन द एंटीबॉडीज दैट आर प्री फॉर्म्ड अनदर होस्ट। ये क्या होता है? ये रेजिस्टेंस होता है जो बेस्ड होता है एंटीबॉडीज पे, जो कि प्री फॉर्म्ड होती है किसी भी अनदर होस्ट के अंदर। पैसिव इम्यूनिटी भी फिर फर्दर टू पार्ट में डिवाइडेड है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। ठीक है, नेचुरल जो होती है ट्रांसफर्ड होती है फ्रॉम द मदर टू द फीटस और इन्फेंट। आर्टिफिशियल बोलते हैं थ्रू द एंटीसीरम इंजेक्शन के थ्रू जो जाएगी वो आर्टिफिशियल होगी। फॉर एग्जाम्पल पैसिव इम्यूनिटी के एग्जाम्पल जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीबॉडीज अगेंस्ट डिप्थीरिया, टेटनस, बॉटुलिज्म, तो ये भी एक एग्जाम्पल है पैसिव इम्यूनिटी का। या फिर एडमिनिस्ट्रेशन किया जा रहा है प्री फॉर्म एंटीबॉडीज टू सर्टेन वायरसेस, फॉर एग्जाम्पल रेबीज वायरस, hepatitis A virus, hepatitis B virus. So these are the example of passive immunity. For example जैसे कि पैसेज होता है IgG इम्यूनिटी का फ्रॉम मदर से टू फीटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान कौन सी ट्रांसफर होती है? IgG जो होती है मदर से ट्रांसफर होती है फीटस के अंदर, जबकि IgA जो होता है फ्रॉम मदर से न्यू बॉर्न में ट्रांसफर होता है ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान। अगर ये सवाल वैसे भी आपने याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंट्रेंस में भी पूछा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कौन सी ट्रांसफर होता है तो आपने याद रखना है IgA, जबकि ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग दौरान जो ट्रांसफर होता है वो होता है हमारा IgA, ट्रांसफर होता है फ्रॉम मदर से टू द न्यू बॉर्न। पैसिव इम्यूनिटी जो होती है इज इंड्यूस होती है इन द इंडिविजुअल प्री फॉर्म एंटीबॉडी से, जनरली इन द फॉर्म ऑफ एंटी सीरम अगेंस्ट इन्फेक्टिव एजेंट और द टॉक्सिन्स। ठीक है, द एंटी सीरम इज प्रिपेयर्ड बाय इंजेक्टिंग इन्फेक्टिव एजेंट और टॉक्सिन इन द अनदर होस्ट। ठीक है, पैसिव इम्यूनिटी किस तरीके से इंड्यूस होती है किसी भी इंडिविजुअल के अंदर? बाय द प्री फॉर्म एंटीबॉडीज, जनरली किस फॉर्म में? एंटी सीरम के फॉर्म में, अगेंस्ट इन्फेक्टिव एजेंट के अगेंस्ट या फिर टॉक्सिन्स। ये जो एंटी सीरम होता है प्रिपेयर किया जाता है इंजेक्ट करके इन्फेक्टिव एजेंट को और टॉक्सिन को इन द अनदर होस्ट। अब बताती है एडवांटेज की। पैसिव इम्यूनिटी का एडवांटेज क्या है? पैसिव इम्यूनिटी का एडवांटेज है कि ये लार्ज अमाउंट ऑफ एंटीबॉडी बिकम प्रॉम्प्टली अवेलेबल। इसमें क्या होता है, जब हमें एंटीबॉडी की जरूरत होती है तो फौरन ही लार्ज अमाउंट में एंटीबॉडी हमारे पास अवेलेबल हो जाती है। डिसएडवांटेज क्या है? मगर शॉर्ट लाइफ स्पेन ऑफ दीज एंटीबॉडी, मगर इन एंटीबॉडीज का लाइफ स्पेन जो होता है बहुत शॉर्ट होता है। ठीक है, लंबे समय तक हमारे पास ये अवेलेबल नहीं है। पॉसिबिलिटी ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, इसके अलावा हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन की भी चांसेस हो सकते हैं इफ एंटीबॉडीज फ्रॉम अनदर स्पीशीज आर यूज, क्योंकि हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जब होंगी जब एंटीबॉडीज जो होती हैं किसी अनदर स्पीशीज की इस्तेमाल कर ली जाएंगी, तो भैया डिसएडवांटेज हो सकता है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकता है। ये हुआ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द पैसिव इम्यूनिटी। एक टर्म और होता है पैसिव एक्टिव इम्यूनिटी। इसका मतलब क्या होता है? इट इन्वॉल्व गिविंग बोथ प्रीफॉर्म एंटीबॉडीज टू प्रोवाइड इमीडिएट प्रोटेक्शन। ये क्या करता है? इन्वॉल्व करता है बोथ प्रीफॉर्म एंटीबॉडीज प्रोवाइड करने के लिए इमीडिएट प्रोटेक्शन बाय मीन्स ऑफ पैसिव इम्यूनिटी एंड अ वैक्सीन टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन बाय एक्टिव इम्यूनिटी। इसका मतलब क्या है? दोनों चीजें हैं इसके अंदर। इसमें क्या होता है, हम देते हैं दोनों प्रीफॉर्म एंटीबॉडीज प्रोवाइड करने के लिए इमीडिएट प्रोटेक्शन बाय मीन्स ऑफ पैसिव इम्यूनिटी, और वैक्सीन दी जाती है लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन के लिए बाय मीन्स ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, द प्रिपरेशन मस्ट बी गिवन एट डिफरेंट साइड। इसमें जो प्रिपरेशन होती है वो दोनों अलग अलग साइड पे दी जाती हैं टू प्रिवेंट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द इम्यूनो। क्यों? ताकि न्यूट्रलाइजेशन को हम प्रिवेंट कर सकें इन द वैक्सीन बाय गिविंग एंटीबॉडीज। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि इट इज यूज इन द प्रिवेंशन ऑफ टेटनस एंड हेपेटाइटिस बी। तो अभी तक हमने जो पढ़ा उसको हमने टेबल के अंदर फॉर्म कर लिया है। उसको देखिए करेक्टरिस्टिक क्या होती है एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी की। तो एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर जो मीडिएटर्स होते हैं वो एंटीबॉडीज होती हैं और टी सेल्स होते हैं। एक्टिव इम्यूनिटी का एडवांटेज होता है प्रोवाइड करता है लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस, एंड द डिसएडवांटेज ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी इज दैट इज इट इज स्लो इन ऑनसेट।
पैसिव इम्यूनिटी की अगर बात करें तो इसमें मीडिएटर सिर्फ एंटीबॉडीज होती हैं, जबकि एडवांटेज इसका ये होता है इसमें इमीडिएट अवेलेबिलिटी प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट पैसिव इम्यूनिटी का डिसएडवांटेज होता है इसका शॉर्ट ड्यूरेशन होता है, ठीक है, तबकि इसमें क्या होता है लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस मिलता है, इसके अंदर शॉर्ट ड्यूरेशन होता है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। तो अभी मैंने आपको ये बताया, अभी हम बात कर रहे थे एडेप्टिव इम्यूनिटी के बारे में, मींस एक्वायर्ड इम्यूनिटी। मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी को एडेप्टिव इम्यूनिटी भी और स्पेसिफिक इम्यूनिटी दोनों बोला जाता है। फिर मैंने बताया कि ये एडेप्टिव इम्यूनिटी क्या होती है। एडेप्टिव इम्यूनिटी फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक्टिव इम्यूनिटी एंड द पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। एडेप्टिव इम्यूनिटी में जो एक्टिव इम्यूनिटी है वो फिर फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट इज सेलुलर एंड द हेमोरल इम्यूनिटी। और जो पैसिव इम्यूनिटी होती है वो भी दो तरीके की होती है, एक नेचुरल होती है, एक आर्टिफिशियल होती है। तो ये हुई हमारी बात एडेप्टिव इम्यूनिटी के बारे में। इसके बाद हम बात करते हैं इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में। तो जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, इन्नेट इम्यूनिटी को नेचुरल इम्यूनिटी भी बोला जाता है और नेटिव इम्यूनिटी भी बोला जाता है। ये एक रेजिस्टेंस होता है जो इंडिविजुअल पोजेस करते हैं ड्यूरिंग बर्थ, आफ्टर द बर्थ के बाद पोजेस होता है, ठीक है। इट इज द रेजिस्टेंस विच द इंडिविजुअल पोजेस बाय बर्थ। ये क्या है, एक मैकेनिज्म है दैट आर रेडी टू रिएक्ट टू इन्फेक्शन इवन बिफोर दे अकर। मतलब ये है कि ये एक मैकेनिज्म है, इसके अंदर क्या होता है इन्फेक्शियस एजेंट से आने से पहले ही पहले लड़ाई के लिए तैयार रहती है इम्यूनिटी। यानी अभी कोई इन्फेक्शन हुआ नहीं है लेकिन ये पहले से तलवार लेके खड़ी रहती है कि जैसे ही इन्फेक्शन आएगा फौरन उसको काट दिया जाएगा, ठीक है। ये नॉन स्पेसिफिक होती है, एक्ट करती है विद इन मिनट, यानी इन्फेक्शन जैसे ही हुआ ये विद इन मिनट रिस्पॉन्स करती है। इट इज बाय वर्च्यू ऑफ इज जेनेटिक एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल मेकअप। किस वजह से होती है, जेनेटिक और कॉन्स्टिट्यूशनल मेकअप की वजह से होती है। इट डज नॉट इम्प्रूव आफ्टर एक्सपोजर। एक्सपोजर के बाद इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इम्प्रूव नहीं होती, इसकी कोई मेमोरी भी नहीं होती है। फिर हम बात करते हैं कुछ फैक्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं इन्नेट इम्यूनिटी को। सो फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं इन्नेट इम्यूनिटी को, जैसे कि एज होता है, ठीक है, न्यूट्रिशन होता है, हार्मोन्स होते हैं। सो दीज आर द फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द इन्नेट इम्यूनिटी। एज के बारे में इन्होंने लिखा है द टू एक्सट्रीम्स ऑफ लाइफ दैट इज फीटस एंड द ओल्ड पर्सन। दो एक्सट्रीम ऑफ लाइफ जो होती हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या होती हैं, फीटस और ओल्ड पर्सन, ये क्या करती है, कैरी करती है हायर ससेप्टिबिलिटी ऑफ, ये कैरी करती है हायर ससेप्टिबिलिटी टू वेरियस इन्फेक्शन। यानी इस दौरान जो होती है ससेप्टिबिलिटी ज़्यादा होती है बहुत सारे इन्फेक्शन के, ओल्डर एज के अंदर। और एक हमारा जब फीटस होता है, फीटस के अंदर द इम्यून सिस्टम इज इमेच्योर। क्यों, फीटस के अंदर जो इम्यून सिस्टम होता है बहुत ही इमेच्योर होता है, जबकि वेयरएज इन ओल्ड पर्सन के अंदर देर इज ग्रेजुअल वेनिंग ऑफ द इम्यून रेस्पॉन्सेज। जब ओल्ड हो जाता है इंसान तो उसके अंदर क्या होता है, इम्यून सिस्टम हमारा घटने लग जाता है, कमज़ोर होने लग जाता है, इस वजह से उस दौरान ज़्यादा चांसेस होते हैं इन्फेक्शन के। दूसरा पॉइंट जो है इसके अंदर जो इन्फ्लुएंस करता है नेट इम्यूनिटी को, न्यूट्रिशन है। क्यों, माल न्यूट्रिशन प्रोड्यूस करता है टू बैक्टीरियल इन्फेक्शंस और इम्यून रिस्पॉन्सेज आर रिड्यूस इन माल न्यूट्रिशन। जब माल नरिश होगा पेशेंट, ठीक है, कोई भी बंदा अगर माल नरिश होता है तो उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन के, और जो इम्यून रेस्पॉन्स होते हैं वो भी कम हो जाते हैं ड्यू टू माल न्यूट्रिशन की वजह से। सेकेंड थर्ड वन पॉइंट जो है इसके अंदर हार्मोन्स है। कुछ हार्मोनल डिसऑर्डर जो होते हैं जैसे कि डायबिटीज़ मेलाइटस है या एड्रीनल डिसफंक्शन है या हाइपोथायरॉयडिज्म है, ये क्या करते हैं, इन्हेंस करते हैं ससेप्टिबिलिटी टू इन्फेक्शन। अगर कुछ हार्मोनल डिसऑर्डर बॉडी में प्रेजेंट है जैसे कि डायबिटीज़ है। अब बात करते हैं हम इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी की कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। कुछ फैक्टर्स होते हैं जो लिमिट करते हैं एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनटू आवर बॉडी, ठीक है। कुछ फैक्टर्स होते हैं जो लिमिट करते हैं ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनसाइड आवर बॉडी। यानी दो चीज़ें हैं, कुछ फैक्टर हैं जो बॉडी के अंदर एंटर होने से रोकते हैं और कुछ फैक्टर होते हैं अगर ऑर्गेनिज्म अंदर एंटर कर गया है तो उसकी ग्रोथ को लिमिट करते हैं। तो इसी को हम फर्दर देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं उन फैक्टर्स की जो एंट्री ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लिमिट करते हैं इनटू द बॉडी। फॉर एग्जांपल जैसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, जैसे कि कैरेटिन लेयर होती है ऑफ इंटैक्ट स्किन, ये क्या करती है, मैकेनिकल बैरियर का काम करती है। सरफेस फैगोसाइट्स जो होते हैं इंजेस्ट करते हैं और डिस्ट्रॉय करते हैं माइक्रोब्स को, जबकि लो पीएच जो होती है स्टोमक में, वजाइना के अंदर, फैटी एसिड इन स्किन, ये क्या करते हैं, रिटार्ड करते हैं ग्रोथ ऑफ द माइक्रोब्स की।
जो लाइसोसोम्स होते हैं टीयर्स के अंदर और अदर सिक्रीशन के अंदर, ये क्या करते हैं, डिग्रेड करते हैं पेप्टिडोग्लाइकन इन द बैक्टीरियल सेल वॉल के अंदर। नेक्स्ट चीज, जैसे कि आप जानते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर रेस्पिरेटरी सीलिया प्रेजेंट होते हैं। इनका क्या काम होता है, ये एलिवेट करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को दैट ट्रैप्ड इन द म्यूकोजा। अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ट्रैप्ड हो जाता है ट्रैक्ट के अंदर तो उसको क्या करते हैं, एलिवेट करते हैं। डिफेनेजिंग कैटायनिक पेप्टाइड का क्या काम होता है, ये क्रिएट करते हैं पोर्स इन द मेम्ब्रेन ऑफ माइक्रोब्स के अंदर। ठीक है, एक चीज होती है नॉर्मल फ्लोरा जो होता है थ्रोट का, कोलोन का, वजाइना का, इसका क्या काम होता है, ये क्या करता है, ऑक्युपाई करता है रिसेप्टर, प्रिवेंट करता है कोलोनाइजेशन को। सो ये फैक्टर्स हुए जो प्रिवेंट करते हैं एंट्री ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इनसाइड द बॉडी। अब कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो लिमिट करते हैं ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनसाइड अवर बॉडी। तो वो क्या होते हैं, अगर कोई ऑर्गेनिज्म है जो एंटर कर चुका है बॉडी के अंदर तो उसकी ग्रोथ को रिटार्ड करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स का क्या काम होता है, ये इंजेस्ट करता है और डिस्ट्रॉय करता है माइक्रोब्स का। नेचुरल किलर सेल क्या करते हैं, नेचुरल किलर करते हैं, किल कर देते हैं वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को। इसके अलावा होते हैं हमारी बॉडी के अंदर मैक्रोफेजेस एंड द डेंड्राइटिक सेल। इनका क्या काम होता है, ये इंजेस्ट करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं माइक्रोब्स को जो प्रेजेंट एंटीजेनिक होते हैं, एंटीजन टू द हेल्पर टी सेल। ठीक है, इंटरफेरॉन्स जो क्या क्या काम करते हैं, इनहिबिट करते हैं वायरल रेप्लिकेशन को। कॉम्प्लीमेंट्स का क्या काम होता है, C3b एक्ट करता है ऑप्सोनिन की तरह मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स, क्रिएट होल इन द बैक्टीरियल मेम्ब्रेन। ट्रांसफेरिन एंड लैक्टोफेरिन का क्या काम होता है, कि सिक्वेस्टर करते हैं आयरन रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया को। इन्फ्लामेटरी जो रेस्पॉन्स होता है उसकी वजह से क्या होता है, स्प्रेड ऑफ माइक्रोब जो होता है वो लिमिट हो जाती है उसकी। ठीक है, फीवर जो आता है उसका क्या काम होता है, फीवर क्या करता है, एलिवेट करता है टेम्परेचर टू बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए। APOBEC3G जो होता है ये एपोलिपोप्रोटीन बी जो होता है RNA एडिटिंग एंजाइम, इसका क्या काम होता है, ये करता है हाइपर म्यूटेशन इन retroviral DNA and mRNA. So these are the points, these are the factors which limit the growth of bacteria inside our body. इससे पहले मैं आपको बताऊं कि फैक्टर्स क्या क्या होते हैं इन्नेट इम्यूनिटी के, कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। फैक्टर्स तो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ इन्नेट इम्यूनिटी। इससे पहले हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं इन्नेट इम्यूनिटी का और एडेप्टिव इम्यूनिटी का। इन्नेट इम्यूनिटी के अंदर क्या होते हैं, एपिथेलियल बैरियर्स होते हैं, दीज आर द एपिथेलियल बैरियर, दीज आर द फैगोसाइट्स, डेंड्राइटिक सेल्स होते हैं, कॉम्प्लीमेंट होता है और नेचुरल किलर सेल। दिस इज द ओवरव्यू ऑफ इन्नेट इम्यूनिटी। जबकि एडेप्टिव इम्यूनिटी के अंदर होती है बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट, इफेक्टर सेल्स होते हैं। ठीक है, ये होता है एडेप्टिव इम्यूनिटी का ओवरव्यू। ठीक है, इसमें आप मैं आगे फर्दर बताऊंगी, इसको डिस्कस करूंगी, एपिथेलियल बैरियर क्या है, फेगोसाइट क्या है, डेंड्राइटिक सेल्स क्या है, नेचुरल किलर सेल्स क्या है, कॉम्प्लीमेंट क्या है। ठीक है, बी लिम्फोसाइट क्या है, टी लिम्फोसाइट क्या है, ये मैं आगे आपसे फर्दर डिस्कस करूंगी, सिर्फ एक ओवरव्यू अब। सो अब आप देखते हैं व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी के कंपोनेंट क्या होते हैं, पहले मैं नेम बता देती हूँ, एपिथेलिया, ठीक है, मोनोसाइट एंड न्यूट्रोफिल जिन्हें हम फैगोसाइट्स बोलते हैं। नेक्स्ट डेंड्राइटिक सेल, नेचुरल किलर सेल्स, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। ठीक है, उसके बाद रिसेप्टर्स होते हैं। स्टेजेस क्या होती हैं इसके अंदर, रिकॉग्निशन होता है, एक्टिवेशन होता है और एलिमिनेशन होता है। सबसे पहले हमने लिया है एपिथेलिया को। एपिथेलिया क्या होता है कि प्रेजेंट होते हैं, क्या करते हैं, एपिथेलियम पे प्रेजेंट होते हैं, एपिथेलियल सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये क्या काम करते हैं, मैकेनिकल बैरियर का काम करते हैं टू द एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इनका काम क्या होता है, एक मैकेनिकल बैरियर का काम करते हैं ताकि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से बॉडी के अंदर एंटर ना करे। ठीक है, दूसरा काम क्या होता है, ये प्रोड्यूस करते हैं डेफिनिज्म। ठीक है, सेकंड थर्ड वन किसका काम क्या होता है, ये लिम्फोसाइट जो लोकेटेड होते हैं नियर द एपिथेलिया, उन्हें कॉम्बैक्ट करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म एट द दीज साइट। ठीक है, एपिथेलिया क्या बोलते हैं, बोल रहे हैं लिम्फोसाइट जो कि लोकेटेड होते हैं एपिथेलियल सरफेस पे, तो उन्हें उनके साथ मिलकर कॉम्बैक्ट करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उसके बाद देखते हैं एपिथेलियल सरफेस पे स्किन जो होती है हमारी किसके जरिए प्रोटेक्ट रहती है, बाय द स्किन हमें प्रोटेक्ट करती है बाय द बैक्टीरिया, फ्लोरा, सीबम एंड द सॉल्टी स्वेट के जरिए। ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हमारी प्रोटेक्ट रहती है किससे, म्यूकस सिक्रीशन की वजह से, सिलियरी एक्शन की वजह से और कफ रिफ्लेक्स की वजह से। इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हमारी प्रोटेक्ट रहती है सलाइवा, गैस्ट्रिक जूस की वजह से, इंटेस्टाइनल फ्लोरा की वजह से। कंजक्टिवा से कौन प्रोटेक्ट करता है, कंजक्टिवा को टीयर्स प्रोटेक्ट करते हैं, जबकि जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट कौन प्रोटेक्ट करता है, फ्लश
जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट को प्रोटेक्ट करते हैं फ्लशिंग एक्शन ऑफ द यूरिन एंड एसिडिक पीएच ऑफ द वेजाइनल सिक्रीशन। इसकी वजह से क्या होता है, हमारे जो जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट रहती है वो प्रोटेक्ट होती है। दीज आर द एपिथेलियल सरफेस बैरियर जो क्या करते हैं, एंट्री ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट प्रिवेंट करते हैं। नेक्स्ट चीज आती है मोनोसाइट इन द न्यूट्रोफिल, जिसे क्या बोलते हैं हम, ऑल्सो नोन एज फैगोसाइट। ये क्या करते हैं, रिक्रूट कर जाते हैं टू द साइट ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, मोनोसाइट एंटर करते हैं टिश्यू के अंदर, मैच्योर्स आर कॉल्ड एज मैक्रोफेजेस। मोनोसाइट को क्या बोला जाता है, मैक्रोफेजेस बोला जाता है। इनका काम क्या होता है, ये सेंस कर लेते हैं प्रेजेंस ऑफ द माइक्रोब एंड अदर ऑफेंडिंग एजेंट एंड ऑन अदर ऑफेंडिंग एजेंट, उन्हें इंजेस्ट कर लेते हैं, फैगोसाइट्स कर लेते हैं दीज इन्वेडर्स एंड डिस्ट्रॉय दैम। यानी कि फैगोसाइट्स जो होते हैं, इसमें बोला ये रिक्रूट कर जाते हैं टू द साइट ऑफ इन्फेक्शन, जहाँ इन्फेक्शन होता है ये फॉरन वहाँ पहुंच जाते हैं। मोनोसाइट एंड द न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट क्या करते हैं, एंटर कर जाते हैं टिश्यू के अंदर और मैच्योर होते हैं, उन्हें बोला जाता है मैक्रोफेजेस। इनका काम क्या होता है कि प्रेजेंस ऑफ माइक्रोब को और कोई भी इसके अलावा ऑफेंडिंग एजेंट है तो उनकी प्रेजेंस को सेंस कर लेते हैं, उन्हें इंजेस्ट कर लेते हैं, फैगोसाइट कर लेते हैं। ठीक है, दीज इन्वेडर उन्होंने के बाद उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। न्यूट्रोफिल्स को क्या बोला जाता है, माइक्रोफेजेस बोला जाता है, और मोनोसाइट को मैक्रोफेजेस बोला जाता है। नेक्स्ट चीज आती है हमारा जो कंपोनेंट है इन्नेट इम्यूनिटी का, डेंड्राइटिक सेल। डेंड्राइटिक सेल्स क्या होते हैं, डेंड्राइटिक सेल्स आर द स्पेशलाइज्ड सेल पॉपुलेशन जो प्रेजेंट होती है एपिथेलिया के अंदर और लिम्फोइड ऑर्गन के अंदर एंड मॉस टिश्यू के अंदर। ठीक है, डेंड्राइटिक सेल्स क्या है कि एक स्पेशलाइज्ड सेल है जो प्रेजेंट होता है एपिथेलिया के अंदर, लिम्फोइड ऑर्गन के अंदर और मोस्ट ऑफ द टिश्यू के अंदर। नेक्स्ट चीज आती है इनका काम क्या होता है, ये कैप्चर कर लेते हैं प्रोटीन एंटीजन को एंड डिस्प्ले करते हैं पेप्टाइड फॉर रिकॉग्निशन ऑफ बाय टी लिम्फोसाइट। इनका काम क्या होता है, प्रोटीन एंटीजन को क्या कर लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं, डिस्प्ले करते हैं पेप्टाइड फॉर द रिकॉग्निशन बाय द टी लिम्फोसाइट। इनके अंदर क्या होते हैं, दे हैव रिच कलेक्शन ऑफ रिसेप्टर, इनके पास बहुत सारा कलेक्शन होता है रिसेप्टर का जो सेंस कर लेता है माइक्रोब्स को एंड द सेल डैमेज एंड स्टिमुलेट करता है सिक्रीशन ऑफ द साइटोकाइंस मीडिएटर्स दैट प्ले द क्रिटिकल रोल इन इन्फ्लेमेशन एंड एंटीवायरल डिफेंस। इनके अंदर बहुत सारा रिसेप्टर्स का कलेक्शन होता है। ये रिसेप्टर क्या करते हैं, सेंस कर लेते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, कोई भी माइक्रोब्स है तो उसके बाद ये स्टिमुलेट करते हैं क्या, सिक्रीशन ऑफ साइटोकाइनेस एंड मीडिएटर्स जो प्ले करते हैं क्रिटिकल रोल इन द इन्फ्लेमेशन एंड द एंटीवायरल डिफेंस। ये क्या करते हैं, इनिशिएट करते हैं इनिएट इम्यून रेस्पॉन्स को बट नॉट द डिस्ट्रॉय। यानी इनका काम क्या है डेंड्राइटिक सेल का, ये इम्यून रिस्पॉन्स को शुरू कर देते हैं, इनिशिएट कर देते हैं, मगर ये उसको डिस्ट्रॉय नहीं करते। नेक्स्ट चीज जो आती है नेचुरल किलर सेल आते हैं। नेचुरल किलर सेल क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं अर्ली प्रोटेक्शन अगेंस्ट मैनी वायरसेस एंड द इंटरसेलुलर बैक्टीरिया। इनका काम क्या होता है, बहुत सारे वायरसेस के अगेंस्ट और इंटरसेलुलर बैक्टीरिया के अगेंस्ट ही हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट जो आते हैं मास्ट सेल। मास्ट सेल का क्या काम होता है, विच आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग मैनी मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन। इनके अंदर कैपेबिलिटी होती है प्रोड्यूस करने के लिए बहुत सारे मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन को ये प्रोड्यूस करते हैं। इन्नेट लिम्फोइड सेल्स क्या होते हैं, इन्नेट लिम्फोइड सेल्स होते हैं ये वो सेल्स होते हैं जिनकी अपीयरेंस कैसी होती है, लिम्फोसाइट की तरह होती है बट विद फ्यूचर्स मोर लाइक द सेल्स ऑफ इन्नेट इम्यूनिटी। मगर इनके जो फीचर्स होते हैं वो किस तरीके से, मोर लाइक द सेल ऑफ इन्नेट इम्यूनिटी may contribute to the early defense against microorganism microbes। यानी इनकी जो अपीयरेंस होती है वो लिम्फोसाइट की तरह होती है मगर इनके फीचर्स जो होते हैं किसकी तरह होते हैं, इन्नेट इम्यूनिटी की तरह। तो कम्युनिकेट क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं द अर्ली डिफेंस अगेंस्ट माइक्रोब्स के अंदर। उसके बाद आता है हमारा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के बारे में ना देखना, प्लाज्मा प्रोटीन दैट आर एक्टिवेटेड बाय द माइक्रोब्स। प्लाज्मा प्रोटीन्स जो होते हैं जो एक्टिवेट होते हैं माइक्रोब्स के जरिए, प्लाज्मा प्रोटीन जो एक्टिवेट होते हैं माइक्रोब के जरिए वो यूज करते हैं अल्टरनेटिव एंड द लैक्टिन पाथवे इन द इन्नेट इम्यून रेस्पॉन्सेस के अंदर। ठीक है, इन अडेप्टिव इम्यूनिटी इट इज एक्टिवेटेड बाय द एंटीबॉडीज यूजिंग द क्लासिकल पाथवे। जबकि अडेप्टिव इम्यूनिटी के अंदर ये किसके जरिए होते हैं, क्लासिकल पाथवे के जरिए होते हैं, और इसमें किसके जरिए होते हैं, बाय द इन्नेट इम्यून रेस्पॉन्स के जरिए। इसके अलावा और कुछ प्रोटीन हैं जैसे कि मैनोस, ये क्या करते हैं, बाइंडिंग लैक्टिन सी रिएक्टिव प्रोटीन होता है, बोथ ऑफ विच कोट माइक्रोब्स एंड प्रोमोट फैगोसाइटोसिस। मैनोस के बाइंडिंग जो होता है, मैनोस बाइंडिंग लैक्टिन सी रिएक्टिव प्रोटीन, ये क्या करता है, दोनों कोट करते हैं माइक्रोब्स को, प्रोमोट करते हैं फैगोसाइटोसिस को। जबकि लंग सर्फेक्टेंट क्या होता है, प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट इनहेल्ड माइक्रोब्स
के जरिए, ठीक है। जो लंग सर्फेक्टेंट होते हैं वो भी क्या है, प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इनहेल्ड माइक्रोब्स के अगेंस्ट। नेक्स्ट आते हैं हमारे सेलुलर रिसेप्टर्स। पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स जो होते हैं पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न सेल्स दैट आर पार्टिसिपेट इन इनेट इम्यूनिटी, जो सेल्स पार्टिसिपेट करते हैं इनेट इम्यूनिटी के अंदर, वो कैपेबल होते हैं रिकॉग्नाइज करने के लिए सर्टेन माइक्रोबियल कॉम्पोनेंट एसेंशियल फॉर द इन्फेक्टिविटी दैट आर शेयर्ड अमंग रिलेटेड माइक्रोब्स। यानी सेलुलर रिसेप्टर के अंदर हम बात करें पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर, पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिकुलर पैटर्न जो होते हैं, ये सेल जो पार्टिसिपेट करते हैं इनेट इम्यूनिटी के अंदर, वो कैपेबल होते हैं रिकॉग्नाइज करने के लिए बहुत से सर्टेन माइक्रोबियल कंपोनेंट्स जो कि एसेंशियल है फॉर इनएक्टिविटी के लिए, दैट आर शेयर्ड अमंग द रिलेटेड माइक्रोब्स। डैमेज एसोसिएटेड मॉलिकुलर पैटर्न्स, लिकोसाइट क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, ऑल्सो रिकॉग्नाइज कर लेते हैं मॉलिक्यूल्स को जो रिलीज होते हैं बाय द इंजर्ड ऑफ द नेक्रोटिक सेल्स के थ्रू, जो रिलीज होते हैं नेक्रोटिक सेल के जरिए और इंजर्ड टिश्यू के जरिए जो रिलीज होते हैं मॉलिक्यूल्स, उन्हें लिकोसाइट रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। ये डैमेज एसोसिएटेड मॉलिकुलर पैटर्न होता है। रिसेप्टर्स आर लोकेटेड इन ऑल द सेलुलर कंपार्टमेंट वेयर माइक्रोब्स में बी प्रेजेंट। ये बोला है कि जो रिसेप्टर्स होते हैं वो सब जगह प्रेजेंट होते हैं सेलुलर कंपार्टमेंट के अंदर जहाँ पे माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं। सो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ इनेट इम्यूनिटी। अब बात करते हैं हम टाइप ऑफ इनेट इम्यूनिटी। टाइप ऑफ इनेट इम्यूनिटी मैंने बताया था 3 तरीके की होती है, स्पीशीज, रेशियल एंड इंडिविजुअल। स्पीशीज इम्यूनिटी जो होती है ये रिफर करती है टू द रेजिस्टेंस टू अ पैथोजन शोन बाय ऑल द मेंबर ऑफ ए पर्टिकुलर स्पीशीज। ये एक रेजिस्टेंस है जो किसी पैथोजन के अगेंस्ट होता है बाय ऑल द मेंबर ऑफ ए पर्टिकुलर स्पीशीज। फॉर एग्जाम्पल बी एंथ्रेसिस इन्फेक्ट करता है ह्यूमन बींग को बट नॉट द चिकन्स। रेशियल इम्यूनिटी जो होती है जैसे कि अमेरिकन निग्रोस जो होते हैं ज़्यादा प्रोन होते हैं, ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं देन द बॉय टू द ट्यूबरक्लोसिस के लिए। इंडिविजुअल इम्यूनिटी मीन्स ये क्या होता है, किसी भी इंडिविजुअल के अगेंस्ट अगर इम्यूनिटी होती है, किसी भी खास इंडिविजुअल किसी खास चीज़ के अगेंस्ट जो इम्यूनिटी डेवलप होती है वो कहलाती है इंडिविजुअल इम्यूनिटी। नेक्स्ट चीज़ आती है रिएक्शन ऑफ इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी के रिएक्शन क्या क्या हो सकते हैं, नंबर 1 इन्फ्लेमेशन, ठीक है। साइटोकाइंस एंड द प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन क्या करते हैं विद अदर मीडिएटर्स ट्रिगर करते हैं वैस्कुलर एंड द सेलुलर कंपोनेंट ऑफ इन्फ्लेमेशन। जो रिक्रूटेड लिकोसाइट होते हैं वो क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं माइक्रोब्स को एंड इंजेस्ट करते हैं एंड एलिमिनेट करते हैं डैमेज सेल को। दूसरा क्या होता है, एक इन्फ्लेमेशन हो गया इसका रेस्पॉन्स, दूसरा एंटीवायरल डिफेंस होता है। टाइप 1 इंटरफेरेंस क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं एंजाइम्स को जो डिग्रेड करते हैं वायरल न्यूक्लिक एसिड एंड इनहिबिट करते हैं वायरल रेप्लिकेशन को। इसके अलावा क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं सब्सिक्वेंट मोर पावरफुल एडेप्टिव इम्यून रेस्पॉन्स को। सो दीज आर द रिएक्शन ऑफ इनेट इम्यूनिटी। अब हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एडेप्टिव इम्यूनिटी, यानी एडेप्टिव इम्यूनिटी के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। जिस तरीके से हमने बात की इनेट इम्यूनिटी के कंपोनेंट की, इसी तरीके से होते हैं कुछ कंपोनेंट जो कि होते हैं एडेप्टिव इम्यूनिटी के। तो सबसे पहले लिम्फोसाइट्स होते हैं और इसके अंदर और उनके प्रोडक्ट होते हैं इंक्लूडिंग एंटीबॉडीज। सेकेंड चीज, हाईली एडवर्स रिसेप्टर आर यूज टू रिकॉग्नाइज अ वास्ट एरे ऑफ द फॉरेन सब्सटेंस। अब सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से सेल्स हैं जो एडेप्टिव इम्यूनिटी में पार्टिसिपेट करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर होते हैं लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट भी होते हैं 2 तरीके के, बी लिम्फोसाइट एंड द टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट भी फर्दर 3 टाइप्स के होते हैं, हेल्पर टी लिम्फोसाइट, साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट एंड द रेगुलेटरी टी लिम्फोसाइट। एक एक करके हम लेते हैं इनको और डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लिम्फोसाइट क्या होते हैं। लिम्फोसाइट क्या होते हैं मैं आपको भी बताती हूँ। All lymphocytes appear morphologically identical, but these are actually several functioning and phenotypically distinct lymphocyte population। यानी ये बोल रहा है कि मॉर्फोलॉजिकली देखा जाए जितने भी लिम्फोसाइट होते हैं वो सिमिलर होते हैं, मगर उनका फंक्शनली और फिनोटिपिकली वो डिस्टिंक्ट होते हैं। प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे, इन द सर्कुलेशन एंड इन द वेरियस लिम्फॉइड ऑर्गन। यानी लिम्फोसाइट प्रेजेंट होते हैं हमारे सर्कुलेशन के अंदर और बहुत सारे लिम्फॉइड ऑर्गन में भी प्रेजेंट होते हैं। मैच्योर इन द प्राइमरी लिम्फॉइड टिश्यू के अंदर होते हैं। बी सेल जो होते हैं बी पेनमोरे में होते हैं और टी सेल इन द थाइमस के अंदर। ईच बी एंड टी लिम्फोसाइट एक्सप्रेस करते हैं रिसेप्टर फॉर अ सिंगल एंटीजन। बी और लिम्फोसाइट दोनों जो हैं अलग अलग एक्सप्रेस करते हैं रिसेप्टर फॉर अ सिंगल एंटीजन। 10⁻12 लिम्फोसाइट होते हैं फॉर सिमिलर नंबर ऑफ एंटीजन के लिए, ठीक है। हमने ये बताया कि हर टी और बी लिम्फोसाइट जो होते हैं हर वन एक और एक ईच जो है एक्सप्रेस करते हैं रिसेप्टर
फॉर अ सिंगल एंटीजन। कितने लिम्फोसाइट होते हैं फॉर सिमिलर नंबर ऑफ एंटीजन के लिए 10⁻12। अब बात करते हैं हम, सबसे पहले मैंने बताया था कि लिम्फोसाइट हमारे दो तरीके के होते हैं, टी लिम्फोसाइट होते हैं और बी लिम्फोसाइट। तो हम पहले देख लेते हैं टी लिम्फोसाइट कैसे कौन क्या होते हैं, किस तरीके से होते हैं। सो टी लिम्फोसाइट क्या होते हैं, टी लिम्फोसाइट होते हैं इफेक्टर सेल्स ऑफ सेलुलर इम्यूनिटी एंड द हेल्पर सेल फॉर एंटीबॉडी रेस्पॉन्स। ये क्या होते हैं, इफेक्टर सेल्स होते हैं सेलुलर इम्यूनिटी के एंड हेल्पर सेल होते हैं फॉर एंटीबॉडी रेस्पॉन्स के लिए। ये कंस्टिट्यूट करते हैं अबाउट 60 to 70% ऑफ द लिम्फोसाइट इन द पेरिफेरल ब्लड। यानी टी लिम्फोसाइट क्या करते हैं, कंस्टिट्यूट करते हैं फॉर अबाउट 60 to 70% ऑफ द लिम्फोसाइट इन अ पेरिफेरल ब्लड। These are the major lymphocyte population in splenic periarterial sheath। यानी स्प्लेनिक पेरीआर्टेरियल शीथ के अंदर जो लिम्फोसाइट होते हैं वो मेजरली कौन से होते हैं, टी लिम्फोसाइट होते हैं। एंड द लिम्फ नोड इंट्राफॉलिकुलर जोन के अंदर सबसे ज़्यादा पेरीआर्टेरियल शीथ ऑफ द स्प्लीन के अंदर एंड द इंट्राफॉलिकुलर जोन ऑफ द लिम्फ नोड के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं लिम्फोसाइट वो हमारे टी लिम्फोसाइट होते हैं। टी सेल डू नॉट डिलीट, टी सेल डू नॉट डिटेक्ट फ्री और सर्कुलेटिंग एंटीजन। टी सेल जो होते हैं डिटेक्ट नहीं कर पाते फ्री और सर्कुलेटिंग एंटीजन को, बट क्या कर सकते हैं, बट कैन ओनली रिकॉग्नाइज द फ्रेगमेंट पेप्टाइड फ्रेगमेंट ऑफ द प्रोटीन एंटीजन बाउंड टू द प्रोटीन ऑफ द मेजर हिस्टोकम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। ये डिटेक्ट तो नहीं कर पाते फ्री और सर्कुलेटिंग एंटीजन को, मगर ये रिकॉग्नाइज कर लेते हैं पेप्टाइड फ्रेगमेंट ऑफ द प्रोटीन को, प्रोटीन एंटीजन को, जो बाउंड होते हैं किससे, प्रोटीन ऑफ द मेजर हिस्टोकम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स जिसे बोलते हैं हम MHC। दिस रिकॉग्निशन इज डन बाय द टी सेल रिसेप्टर। ये रिकॉग्निशन किसकी मदद से होता है, बाय द टी सेल रिसेप्टर की मदद से होता है, जिसे हम बोलते हैं TCR। ये दे रखा है यहाँ पे, इन्होंने डायग्राम देख सकते हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ये देख रखी है इन्होंने, क्लास सेकंड मॉलिक्यूल्स हैं, ये अल्फा चेन है, ये बीटा चेन है, ठीक है। ये हमारा CD4 है, ये क्या है, चेन्स दे रखी हैं, ये TCR दे रखा है यानी टी सेल रिसेप्टर है, ये दे रखा है हेटेरोडाइमर सिग्नल 1 है, और ये है हमारा अल्फा डेल्टा एंड ई, ये है CD3 प्रोटीन, ठीक है। ये CD80 और हम कह सकते हैं जैसे CD86, और ये सिग्नल 2 है जिससे CD28 जनरेट हो रहा है, ठीक है। जब ये इससे बाइंड करेगा C86 से 28 जाके बाइंड करता है तो सिग्नल 2 जनरेट होता है। टी सेल का मतलब है या फिर टी लिम्फोसाइट का मतलब क्या होता है, टी जो इसके अंदर होता है वो स्टैंड करता है फॉर थाइमस के लिए, ठीक है। टी सेल्स जो होते हैं वो कहाँ से ओरिजिनेट करते हैं, बोन मैरो से, और फिर वहाँ से आके माइग्रेट हो जाते हैं कहाँ, बोन, वहाँ से माइग्रेट हो जाते हैं थाइमस के अंदर। यानी टी सेल का बेसिकली ओरिजिन हमारा बोन मैरो से हो रहा है, फिर वो वहाँ से माइग्रेट होके पहुँच जा रहे हैं थाइमस के अंदर। क्यों हो रहे हैं थाइमस में माइग्रेट, ताकि उनका मैचुरेशन कंप्लीट हो और मैचुरेशन उनका कंप्लीट हो जाए। अब जो टी लिम्फोसाइट हमारे मैच्योर हो गए थाइमस में जाके, अब ये क्या करते हैं, ये ब्लड में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्ट होकर एक्सपोर्ट हो जाते हैं। और हमने ये भी पढ़ा है कि जब टी सेल जो होता है रिकॉग्नाइज करता है एंटीजन, तो ये इनकाउंटर हो जाते हैं बाय द टी लिम्फोसाइट के थ्रू। We also study that when T cell encounter antigen, they are recognized by the T lymphocyte, जो कि फर्दर क्या करता है, एक्ट करता है इम्यून रेस्पॉन्स पे, मीन्स एडेप्टिव इम्यून रेस्पॉन्स। टी सेल रिसेप्टर मीन्स TCR, ये जो होते हैं रिसेप्टर्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं ऑन द टी लिम्फोसाइट्स के ऊपर होते हैं। ये क्या होते हैं, ये हमारे मेम्ब्रेन स्पैनिंग प्रोटीन्स होते हैं। TCR क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं किससे, इंटरेक्ट करते हैं विच MHC पेप्टाइड कॉम्प्लेक्स से, जो कि वो प्रेजेंट होता है ऑन द सरफेस ऑफ प्रेजेंटिंग सेल पे और अ टारगेट सेल पे। यानी ये जो TCR है ये किससे का इंटरेक्ट करता है, MHC मॉलिक्यूल से, जो कि प्रेजेंट है कहाँ पे, ऑन द सरफेस ऑफ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल और द टारगेट सेल। जो हर टी सेल होता है, टी सेल के ऊपर जो होता है 10,000 से लेकर जो होता है 30,000 आइडेंटिकल कॉपीज प्रेजेंट होती हैं TCR की, ठीक है। एक इंडिविजुअल जो होता है कैरी करता है, टी सेल जनरली कैरी करते हैं बिटवीन कितना, 10,000 से लेकर 30,000 आइडेंटिकल कॉपीज होती हैं ऑफ ए सिंगल TCR की।
TCR रिसेप्टर भी जो होते हैं दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं TCR अल्फा बीटा, दूसरे होते हैं TCR गामा डेल्टा। तो जो 95% TCR रिसेप्टर वो होते हैं अल्फा बीटा होते हैं, जबकि 5% जो होते हैं गामा डेल्टा होते हैं। जो टी सेल्स होते हैं वो एक्सप्रेस करते हैं या तो अल्फा बीटा करते हैं या फिर गामा डेल्टा करते हैं, मगर दोनों एक साथ नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये एक डायग्राम है TCR अल्फा बीटा की। तो ये बना है दो पॉलीपेप्टाइड चेन से, जैसे कि दिख रहा है आपको, ये दो पॉलीपेप्टाइड चेन है जिसमें एक अल्फा चेन है एक बीटा चेन है। अल्फा चेन बनी है 49 के DA से, और जबकि जो बीटा चेन है वो बनी है हमारी, अल्फा चेन बनी है हमारी 49 किलो डाल्टन से, और जो बीटा चेन होती है वो बनी होती है हमारी 43 किलो डाल्टन से। हर एक चेन के दो एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन होते हैं, द ट्रांसमेम्ब्रेन पोर्शन एंड द साइटोप्लाज्मिक टेल। जो आउटर मोस्ट डोमेन होती है वो रिप्रेजेंट की जाती है बाय द कैपिटल V। जो आउटर मोस्ट डोमेन होती है वो कहलाती है वेरिएबल डोमेन, और वो रिप्रेजेंट की जाती है बाय द कैपिटल V। और जो दूसरा डोमेन होता है वो कहलाता है कांस्टेंट डोमेन, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल C। ईच ऑफ द डोमेन जो होती है वो स्टेबलाइज होती है बाय द डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू। जो वेरिएबल डोमेन होती है अल्फा और बीटा चेन की, वो मिलके बनाती है एंटीजन बाइंडिंग साइट्स बनाती हैं, यानी वेरिएबल डोमेन ऑफ बोथ द चेन फॉर्म एंटीजन बाइंडिंग साइट। जब हमारे टी सेल रिसेप्टर रिकॉग्नाइज कर लेते हैं एंटीजन को जो रिप्रेजेंट किया जा रहा है बाय द MHC मॉलिक्यूल के थ्रू, तो सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं फ्रॉम द सरफेस ऑफ टी सेल से, कहाँ जाते हैं, टू द न्यूक्लियस, जिसकी वजह से क्या होता है, टी सेल का एक्टिवेशन होता है। मगर जो टी सेल होते हैं वो अकेले ये काम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि साइटोप्लाज्मिक टेल जो होती है ऑफ द TCR मतलब टी सेल रिसेप्टर इज एक्सट्रीमली शॉर्ट, इट कंटेन ओनली 3 अमाइनो एसिड लॉन्ग चेन होती है ये। तो सवाल ये होता है, तो ये सिग्नलिंग होती किस तरीके से, फ्रॉम द TCR से न्यूक्लियस तक किस तरीके से पहुंचती है? इसके लिए क्या होता है, जो टी सेल होते हैं, टी सेल रिसेप्टर होते हैं, वो एसोसिएटेड होते हैं नॉन कोवेलेंटली विद अ कॉम्प्लेक्स ऑफ प्रोटीन। ये जो कॉम्प्लेक्स होता है ये बना होता है चार डिफरेंट प्रोटीन से। चार डिफरेंट प्रोटीन कौन कौन से होते हैं? अल्फा होता है, डेल्टा होता है, एप्सिलॉन होता है, एंजाइमा होता है। जो 2 हेटेरोडाइमर बनते हैं इन प्रोटीन के थ्रू उन्हें बोला जाता है CD3। CD3 कंसिस्ट ऑफ 2 हेटेरोडाइमर ऑफ द प्रोटीन। जो पहला हेटेरोडाइमर बनता है वो बना होता है अल्फा एंड एप्सिलॉन, और जो दूसरा हेटेरोडाइमर बनता है वो बना होता है डेल्टा, वो बना होता है गामा एंड एप्सिलॉन से। जबकि CD3 जो होता है वो बना होता है 2 ज़ेटा चेन से, जो कि लिंक्ड होती हैं बाई, जबकि जो CD3 होता है वो बना होता है 2 ज़ेटा चेन से, जो कि कंबाइन होता है बाय द डाइसल्फाइड बॉन्ड से, जो कि फॉर्म करता है रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। जो CD3 प्रोटीन्स होती हैं एंड द ज़ेटा चेन होती हैं वो आइडेंटिकल होती हैं इन ऑल द टी सेल। एक्सपेरिमेंटली ये शोन किया गया है, अगर कोई भी इफ एनी वन ऑफ दीज प्रोटीन आर नॉट मेड, तो TCR जो होगा इज नॉट एक्सप्रेस्ड ऑन द सेल सरफेस। ये हो हमारी बात किस तरीके से टी सेल का एक्टिवेशन होता है। CD4 एंड CD8 प्रोटीन आर एक्सप्रेस्ड होती हैं ऑन डिस्टिंक्ट टी सेल सबसेट एंड सर्व करती हैं एज अ को रिसेप्टर फॉर द टी सेल एक्टिवेशन। CD4 एंड CD8 एक्सप्रेसिंग टी सेल, जिसे बोला जाता है CD4 प्लस एंड CD8 प्लस सेल्स। CD4 और प्लस टी सेल्स क्या कहलाते हैं? आर हेल्पर टी सेल, बिकॉज दे सिक्रीट सॉल्युबल मॉलिक्यूल। ये सिक्रीट करते हैं सॉल्युबल मॉलिक्यूल जिन्हें बोला जाता है साइटोकाइंस। जब क्या करते हैं, जो हेल्प करते हैं बी सेल को टू प्रोड्यूस करने के लिए एंटीबॉडीज, एंड हेल्प करते हैं मैक्रोफेजेस टू डिस्ट्रॉय द फैगोसाइट्स
माइक्रोब्स। नेक्स्ट CD4+ सेल जो होते हैं बाइंड कर जाते हैं टू द क्लास सेकेंड MHC मॉलिक्यूल से। इन HIV के अंदर क्या होता है, ये जो CD4+ सेल्स होते हैं यही सीवियरली कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। याद रखना है आपने, HIV पर्सन जो होते हैं उनके अंदर CD4+ सेल जो होते हैं यही कम हो जाते हैं, जबकि CD8 T सेल जो होते हैं प्लस T सेल प्ले करते हैं इंपॉर्टेंट रोल इन डायरेक्टली किलिंग द वायरस इन्फेक्टेड और द ट्यूमर सेल, एंड हेंस इस वजह से इन्हें बोला जाता है साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट। CD8+ सेल जो होते हैं बाइंड कर जाते हैं टू द क्लास 1 MHC मॉलिक्यूल, और नेचुरल किलर टी सेल जो होते हैं रेगुलेटरी होते हैं टी लिम्फोसाइट्स के। नेक्स्ट चीज आई कि टी लिम्फोसाइट फर्दर 3 क्लास में और डिवाइड होते हैं। मैंने अभी आपको बताया था कौन कौन से होते हैं। हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट एंड द रेगुलेटरी टी लिम्फोसाइट। तो सबसे पहले देखते हैं हेल्पर टी लिम्फोसाइट क्या होते हैं। ये स्टिमुलेट करते हैं बी लिम्फोसाइट को टू प्रोड्यूस करने के लिए एंटीबॉडीज, एंड एक्टिवेट करते हैं अदर ल्यूकोसाइट लाइक एग्जाम्पल फेगोसाइट टू डिस्ट्रॉय करने के लिए माइक्रोब। साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट का क्या काम होता है, ये इन्फेक्टेड सेल्स को किल करते हैं। जो रेगुलेटरी टी लिम्फोसाइट्स होते हैं वो क्या करते हैं, लिमिट करते हैं इम्यून रेस्पॉन्स को और प्रिवेंट करते हैं रिएक्शन अगेंस्ट सेल्फ एंटीजन। अब देखते हैं हम नेक्स्ट चीज, देखते हैं बी लिम्फोसाइट क्या होते हैं। बी लिम्फोसाइट क्या होते हैं, बोन मैरो ड्राइव लिम्फोसाइट्स होते हैं। ये आर द सेल दैट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज एंड आर द दस इफेक्टर सेल्स ऑफ द ह्यूमरल इम्यूनिटी। ये कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, बोन मैरो डराइव्ड होते हैं, एंड ये प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडीज और क्या करते हैं, इफेक्टर सेल्स ऑफ द ह्यूमरल इम्यूनिटी होते हैं ये। 10 to 20% जो होते हैं सर्कुलेटरी पेरिफेरल जो होते हैं लिम्फोसाइट पॉपुलेशन जो होते हैं हमारे बी लिम्फोसाइट्स होते हैं। फाउंड कहाँ होते हैं, ये हमारे बोन मैरो के अंदर होते हैं एंड इन द फॉलिकल ऑफ पेरिफेरल लिम्फोसाइट टिश्यू, जैसे कि लिम्फ नोड में, स्प्लीन के अंदर, टॉन्सिल्स के अंदर एंड अदर म्यूकोजल टिश्यू के अंदर हमारे बी लिम्फोसाइट प्रेजेंट होते हैं। बी सेल क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज कर लेते हैं एंटीजन बाय मीन्स ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडी के थ्रू। ये फॉर्म करते हैं बी सेल रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स टुगेदर विद द सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स के थ्रू। ठीक है, कॉन्ट्रेरी टू द टी सेल, टी सेल क्या करते हैं, बी सेल कैन रिकॉग्नाइज एंड रेस्पॉन्ड टू मैनी मोर केमिकल्स स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग द soluble and the R cell associated protein, lipid, polysaccharide and nucleic acid and the small chemicals। तो ये बात हुई हमारी बी लिम्फोसाइट्स के बारे में। बी सेल जो होते हैं स्टिमुलेशन होता है उनका, उसके बाद उसका डिफ्रेंसिएशन होता है टू द प्लाज्मा सेल एंड सिक्रीशन होता है, उसके बाद एंटीबॉडी। 5 क्लास के इम्यूनोग्लोबुलिन पाए जाते हैं जैसे IgG, IgM, IgE, IgD। ठीक है, IgG जो होता है, IgM और IgA क्या होता है, कंस्टिट्यूट करते हैं मोर देन द 95% ऑफ द सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज। क्या करते हैं, IgG, IgM जो होते हैं और IgA जो होते हैं ये क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूट करते हैं मोर देन 95% ऑफ द सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज। IgA क्या है, ये मेजर आइसोटाइप्स है इन द म्यूकोजल सिक्रीशन के अंदर। सबसे ज़्यादा जो म्यूकोजल सिक्रीशन के अंदर आइसोटाइप प्रेजेंट होता है वो कौन सा होता है, IgA। Ig जो होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं वेरी लो कंसंट्रेशन के अंदर इन द सर्कुलेशन एट द सर्फेस ऑफ द मास्ट सेल, जबकि IgD जो होते हैं ये एक्सप्रेस्ड होते हैं कहाँ पे, ऑन द सर्फेस ऑफ बी सेल बट नॉट secreted. Each cell has characteristic ability and different role in the host defense। हर एक सेल जो होता है क्लास जो है उसकी अलग कैरेक्टरिस्टिक एबिलिटी है और ये डिफरेंट रोल प्ले करते हैं इन द होस्ट डिफेंस। नेक्स्ट जो सेल होते हैं हमारे एडेप्टिव इम्यूनिटी के अंदर होते हैं नेवी सेल। नेवी सेल क्या होते हैं, नेवो लिम्फोसाइट मैच्योर लिम्फोसाइट होते हैं दैट हैव नॉट इनकाउंटर्ड द स्पेसिफिक एंटीजन फॉर विच दे हैव द स्पेसिफिक रिसेप्टर। ये क्या करते हैं, ये वो होते हैं लिम्फोसाइट जिन्होंने कोई इनकाउंटर्ड नहीं किया होता स्पेसिफिक एंटीजन को, जिसके लिए इनके पास स्पेसिफिक रिसेप्टर होते हैं, तो इन्हें बोला जाता है नेवी लिम्फोसाइट और इम्यूनोलॉजिकली एक्सपीरियंस लिम्फोसाइट भी बोला जाता है। इसके अलावा होते हैं एक सेल हमारे इफेक्टर सेल्स और मेमोरी सेल। एक्टिवेशन होने के बाद बाय द रिकॉग्निशन ऑफ स्पेसिफिक एंटीजन एंड अदर सिग्नल, जो मैच्योर लेवी लिम्फोसाइट होते हैं वो डिफ्रेंशिएट कर जाते हैं किसके अंदर, इफेक्टर सेल्स के अंदर और मेमोरी सेल। मीन्स
एक्टिवेशन जब हो जाता है बाय रिकॉग्निशन ऑफ स्पेसिफिक एंटीजन एंड अदर सिग्नल, जो मैच्योर नेवी सेल्स थे वो क्या हो जाते हैं, डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं इफेक्टर्स के अंदर और मेमोरी सेल के अंदर। तो इफेक्टर सेल्स क्या हैं? इफेक्टर सेल्स परफॉर्म करते हैं फंक्शन ऑफ एलिमिनेटिंग माइक्रोब। माइक्रोब को एलिमिनेट करने का जो काम करता है वो कौन करता है? इफेक्टर सेल्स करते हैं। मेमोरी सेल जो होते हैं वो रहते हैं ना स्टेट ऑफ रेज्ड अवेयरनेस। इन केस अगर ऐसा होता है माइक्रोब रिटर्न करते हैं तो मेमोरी सेल जो होते हैं एक्ट करते हैं रैपिडली एंड स्ट्रांगली टू कम्पैक्ट करने के लिए माइक्रोब से। मेमोरी सेल के अंदर इफेक्टर सेल्स के अंदर यही फर्क है। इफेक्टर सेल्स क्या करते हैं? एलिमिनेट करते हैं माइक्रोब्स को, जबकि मेमोरी सेल जो होते हैं अगर इनकेस माइक्रोब रिटर्न करता है तो ये ज़्यादा रैपिडली और स्ट्रांगली रिएक्ट करते हैं कॉम्बैक्ट करने के लिए माइक्रोब को। तो इफेक्टर सेल्स क्या होते हैं? इफेक्टर सेल्स मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट जो होते हैं परफॉर्म करते हैं अल्टीमेट टास्क ऑफ द इम्यून रेस्पॉन्स टू एलिमिनेट इन्फेक्शन। बहुत सारे डिफरेंट टाइप के ल्यूकोसाइट जो होते हैं वो परफॉर्म करते हैं इम्यून रेस्पॉन्स को एलिमिनेट, इम्यून रेस्पॉन्स का काम करते हैं टू एलिमिनेट करने के लिए इन्फेक्शंस को। जो नेचुरल किलर सेल हैं वो क्या है? फ्रंट लाइन इफेक्टर सेल्स हैं अगेंस्ट द स्ट्रेस सेल के लिए। ठीक है, किसके लिए? अगेंस्ट द स्ट्रेस सेल के लिए। ठीक है, एंटीबॉडी सिक्रेटिंग प्लाज्मा सेल्स जो हैं आर द इफेक्टर्स ऑफ ह्यूमरल इम्यूनिटी। एंटीबॉडी सिक्रेटिंग जो प्लाज्मा सेल हैं वो किसके? ह्यूमरल इम्यूनिटी के। जबकि CD4 और प्लस हेल्पर टी सेल क्या होते हैं? और CD8 एंटी हेल्पर सेल ये इफेक्टर सेल्स हैं किसके? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के। CD4 एंड द हेल्पर टी सेल एंड CD8 प्लस टी हेल्पर सेल, साइटोटॉक्सिक टी हेल्पर सेल, ये क्या है? इन्फेक्टर सेल्स हैं किसके? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के। मैक्रोफेजेस बाइंड कर जाते हैं माइक्रोब से दैट आर कोटेड विद द एंटीबॉडी, एंड देन उसके बाद क्या कर लेते हैं? उसे फेगोसाइटोज कर देते हैं, दस सर्विंग एज इफेक्टर सेल्स ऑफ द ह्यूमरल इम्यूनिटी। मैक्रोफेजेस का क्या करते हैं? बाइंड करते हैं माइक्रोब से, उसे कोट कर देते हैं विद एंटीबॉडी के, उसके बाद फिर उसे खा लेते हैं और सर्व करते हैं इफेक्टर सेल्स ऑफ द ह्यूमरल इम्यूनिटी का काम करते हैं। नेक्स्ट, मैक्रोफेजेस ऑल्सो रेस्पॉन्ड करते हैं टू द सिग्नल ऑफ फेगोसाइट्स। मैक्रोफेजेस किसको रेस्पॉन्ड करते हैं? सिग्नल ऑफ फेगोसाइट्स को फ्रॉम द टी सेल, हेल्पर टी सेल सर्व करते हैं इफेक्टर सेल्स ऑफ द, ये किसका काम करते हैं? सेलुलर इम्यूनिटी। जब ये बाइंड करते हैं माइक्रोब से तो ये करते हैं कोट कर देते हैं एंटीबॉडीज के साथ, फैगोसाइट कर लेते हैं, फिर ये ह्यूमरल इम्यूनिटी का इफेक्टर सेल्स का काम करते हैं। जबकि जब ये रेस्पॉन्ड करते हैं फैगोसाइट के सिग्नल्स को जो कि आ रहे हैं फ्रॉम द हेल्पर टी सेल से, तो जब उस टाइम ये काम करते हैं इफेक्टर सेल्स ऑफ द सेलुलर इम्यूनिटी। जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं वो सिक्रीट करते हैं साइटोकाइंस जो रिक्रूट करते हैं, एक्टिवेट करते हैं अदर ल्यूकोसाइट को, फॉर जैसे कि न्यूट्रोफिल्स हैं, ईसनोफिल्स हैं। टुगेदर दीज सेल्स जो होते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन इन द डिफेंस। इन सेल्स को मिलकर ये किस काम में आते हैं? डिफेंस के काम में आते हैं। नेक्स्ट है हमारी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का क्या मतलब है? एक्टिवेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट किसके थ्रू? नेवी सेल्स के थ्रू। नेवी टी सेल्स जो होते हैं क्या करते हैं? एक्टिवेट करते हैं बाय द एंटीजन एंड कॉस्टुमुलेटर्स, जिसका काम क्या होता है? डिफरेंशिएट करते हैं टू इफेक्टर सेल्स। ठीक है, ये क्या करते हैं? सिक्रीट करते हैं साइटोकाइंस, ऑल्सो डिफरेंशिएट करते हैं टी सेल्स को। साइटोकाइंस सिक्रीट करते हैं ट्रांजिएंटली फ्रॉम द एक्टिवेटेड टी सेल्स मैक्रोफेजेस एंड इन रेस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल एंटीजन। नेक्स्ट चीज़ है कि साइटोकाइंस क्या होते हैं? साइटोकाइंस आर पॉलीपेप्टाइड प्रोडक्ट जिनका काम क्या होता है? दैट फंक्शन एज ए मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन। इनका काम क्या है? ये मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन का काम करते हैं एंड इम्यून रिस्पॉन्स। एक्शन साइटोकाइंस के क्या क्या होते हैं? ऑटोक्राइन भी हो सकते हैं, पैराक्राइन भी हो सकते हैं और एंडोक्राइन। ऑटोक्राइन मीन्स ऑन द सेल दैट प्रोड्यूस the cytokines. Paracrines means on the adjacent cell और endocrine means at a distance from the site of production, जो कि लेस कॉमनली होता है। वो जब एक बार साइटोकाइंस कैन हैव डाइवर्स बायोलॉजिक एक्टिविटीज ऑफन ऑन द मैनी सेल्स। वंस क्या होता है? एक बार एक साइंस वंस साइटोकाइंस कैन हैव डाइवर्स बायोलॉजिक एक्टिविटीज ऑफन ऑन द मैनी सेल टाइप्स। मल्टीपल साइटोकाइंस जो होते हैं कैन हैव द सेम एक्टिविटी। ठीक है, जबकि इंटरल्यूकिन क्या होते हैं? मॉलिक्यूलरली डिफाइंड साइटोकाइंस होते हैं जो कि एबल होते हैं टू मीडिएट बिटवीन द ल्यूकोसाइट्स।
अब फंक्शंस क्या क्या होते हैं, साइटोकाइंस के फंक्शन होते हैं इन्नेट इम्यूनिटी में और इन्फ्लेमेशन में काम करते हैं। ये रेगुलेट करते हैं लिम्फोसाइट रेस्पॉन्स को एंड द इफेक्टर फंक्शन को। इन इन्नेट इम्यूनिटी और इन्फ्लेमेशन में क्या करते हैं, फ्रॉम एक्ट करते हैं मैक्रोफेजेस एंड डिसीज लिम्फोसाइट, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर एंड द इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 12 एंड IFN अल्फा, इंटरल्यूकिन 6 एंड द इंटरल्यूकिन LL23 रेगुलेट करते हैं लिम्फोसाइट रेस्पॉन्स को एंड द इफेक्टर फंक्शन को, किसके थ्रू, बाय द CD4+ T सेल्स के थ्रू। Interleukin 2 and interleukin 4 lymphocyte and IFN अल्फा मैक्रोफेजेस और interleukin 5 इस्नोफिल्स के थ्रू। इसके अलावा हीमेटोपोइटोस को भी स्टिमुलेट करते हैं, किसके जरिए, इंक्रीज करते हैं आउटपुट ऑफ द ल्यूकोसाइट फ्रॉम द बोन मैरो एंड द रिप्लेनिश ल्यूकोसाइट। ये क्या करते हैं, इस तरीके से ये स्टिमुलेट करते हैं हीमेटोपोइसिस को। नेक्स्ट फंक्शन आता है इफेक्टर्स फंक्शन ऑफ द टी लिम्फोसाइट। इफेक्टर फंक्शन क्या है टी लिम्फोसाइट का, किसके थ्रू होता है, CD4+ हेल्पर सेल के जरिए सिक्रीट करते हैं इंटरल्यूकिन 2 और एक्सप्रेस करते हैं हाई एफिनिटी रिसेप्टर टू इंटरल्यूकिन 2। ये इंटरल्यूकिन 2 क्या है, इज अ ग्रोथ फैक्टर जो स्टिमुलेट करता है देयर पॉलिफ्रेशन एंड लीडिंग टू एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एंटीजन स्पेसिफिक लिम्फोसाइट। ये क्या है, एक ग्रोथ फैक्टर है जो स्टिमुलेट करता है पॉलिफ्रेशन को, जिसकी वजह से क्या होता है, एंटीजन स्पेसिफिक लिम्फोसाइट जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। डिफरेंशिएट करता है सबसेट ऑफ द CD4 हेल्पर सेल्स, और कौन कौन से होते हैं, जैसे TH1, TH2 एंड TH17। और ये डायग्राम है जो रिप्रेजेंट करता है इफेक्टिव फंक्शन ऑफ द टी लिम्फोसाइट। दिस इज द APC एंड द नेवी टी सेल्स जो कि सिक्रीट कर रहे हैं साइटोकाइन, दैट इज TH1, TH2 एंड TH17। CD8 टी सेल क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं CD8+ T लिम्फोसाइट्स डिफरेंशिएट इनटू CTLs। दे किल करते हैं सेल्स को हार्बरिंग द माइक्रोब्स इन द साइटोप्लाज्म। इनका काम क्या होता है, ये उन सेल्स को किल कर देते हैं जो माइक्रोब्स को हार्ब्स कर रहे हैं। virus that infect many cell types virus that infect many cell types and bacteria that are ingested by the macrophages but escape from the phagocyte। ये क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं इन्फेक्टेड सेल्स को, CTLs को एलिमिनेट करते हैं रिजर्वायर ऑफ इन्फेक्शंस को। साइटोकाइंस कौन कौन से प्रोड्यूस होते हैं, TH1, TH2 एंड TH17। तो ये है INF, IFN अल्फा, इंटरल्यूकिन 4, 5 एंड 13 और इंटरल्यूकिन 17, इंटरल्यूकिन 22 एंड द कीमोकाइंस। इसका काम क्या है, इम्यूनोलॉजिक रिएक्शन ट्रिगर्ड करता है, किसके इम्यूनोलॉजी जो काम क्या होते हैं, साइटोकाइंस जो प्रोड्यूस होते हैं वो क्या करते हैं, इम्यूनोलॉजिक रिएक्शन को ट्रिगर करते हैं। जो TH1 होते हैं वो क्या करते हैं, मैक्रोफेज एक्टिवेशन करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं नंबर ऑफ IgG एंटीबॉडी प्रोडक्शन। नेक्स्ट क्या करते हैं, TH2 स्टिमुलेट करते हैं IgE को। TH1 ने किसको स्टिमुलेट किया, IgG को, और TH2 ने स्टिमुलेट किया IgE को। प्रोडक्शन को एक्टिवेट किया इन्होंने किसको, मास्ट सेल को एंड द ईस्नोफिल्स को। इसके अलावा इन्होंने किसको एक्टिवेट किया, मास्ट सेल्स को एंड ईस्नोफिल्स को। और TH17 जो है वो क्या करता है, रिक्रूटमेंट करता है ऑफ द न्यूट्रोफिल्स एंड द मैक्रोफेजेस। नेक्स्ट होस्ट डिफेंस किसके अगेंस्ट करते हैं, होस्ट डिफेंस अगेंस्ट करते हैं जो TH1 होते हैं वो करते हैं इंट्रासेलुलर माइक्रोब्स के अंदर, ठीक है। और जो TH2 है वो क्या कर रहे हैं, हेलमिंथिक पैरासाइट के लिए होस्ट डिफेंस कर रहे हैं। और जो TH17 है ये क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर बैक्टीरिया और फंजाई के लिए होस्ट डिफेंस प्रोवाइड करते हैं। डिजीज में क्या रोल होता है इसका, जो TH1 होते हैं इम्यून मीडिएटेड क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज में काम करते हैं, ठीक है, जैसे ऑटो इम्यून। जबकि एलर्जिक में कौन काम करता है, TH2 डिजीज। जो एलर्जिक डिजीज है उसके अंदर जो साइटोकाइंस प्रोड्यूस होते हैं कौन से होते हैं, TH2। इनका काम क्या होता है, डिजीज में रोल इनका होता है। नेक्स्ट चीज जो होती है इसके TH17 जो होता है ये क्या करते हैं, इम्यून मीडिएटेड क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज लाइक, जो इम्यून मीडिएटेड क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है उनका काम है, यानी इम्यून मीडिएटेड इधर भी है क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज जैसे ऑटो इम्यून एंड सेम इन द TH17, यानी TH1 एंड TH17 का डिजीज में जो रोल है वो सेम है। जबकि जो एलर्जिक डिजीज में होते हैं वो कौन होते हैं, TH2। नेक्स्ट मैं इस लेक्चर सीरीज ऑफ इम्यूनोलॉजी को कंटिन्यू रखूँगी। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द इम्यूनोलॉजी के साथ। थैंक यू सो मच।